हमने देखा कि हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने बहुत प्रोएक्टिव तरीके से एक साइबर वॉर का आगाज किया और दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर कंट्री है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है, एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान से मुसलमान दुनिया से बाहर ये प्रोग्राम हमारा सुन रहा हो, हम सब की बातें सुनेगा, वो कहेगा अच्छा यार ये सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन ये सारे के सारे डिफेंसिव हैं, ये सारे के सारे कह रहे हैं कि असली कसूर जो है ना वो वेस्ट का है, हम बिल्कुल ठीक है। अगर वो फ्रांस में कार्टून ना छपता तो सब भला चंगा होता। मेजर आर्या ने यह कहा कि पाकिस्तानी फौजी अपनी पोस्टें छोड़कर तो निकल के वापस अपने घरों को जा रहे हैं कि हम इस फौज में नहीं रह सकते, हम जा रहे हैं जी वो तहरीक लबैक वालों के साथ। ये क्या चल रहा है सर? और जो लोग आज कातिलाना हमले कर रहे थे, मस्जिद रहमतुल आलमीन पे गोलियां बरसा रहे थे, वो हिंदुस्तानी तो ही थे। अगर मीडिया को हम बंद करेंगे, उसके गले को दबा देंगे, तो फिर लोग सोशल मीडिया में हिंदुस्तान की अजीत देवल को भी फॉलो करेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से निकालने का मामला पाकिस्तान में ठंडा होता नहीं दिख रहा है। दरअसल पाकिस्तानी सरकार फ्रांस के राजदूत को निकालने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही, क्योंकि उनको यह अंदेशा है कि ज्यों ही उन्होंने फ्रांस के राजदूत को निकाला त्यों ही सारे पाकिस्तानियों को फ्रांस निकाल देगा। लेकिन इन सबके बीच पाकिस्तानी सरकार ने इस बात की हिम्मत जरूर जुटा ली है कि इन सारे मामलों में उन्होंने भारत का हाथ ढूंढ लिया है। कैसे ढूंढ लिया, क्यों ढूंढ लिया, आइए इसके लिए आगे वीडियो देखते हैं। जन साहब मुझे इंडिया का बताएं। इंडिया ने तो बड़ा इसके ऊपर बाकायदा सिविल वॉर इन पाकिस्तान, लाहौर इज बर्निंग और इस किस्म की चीज़ों पे जो इंडिया ने रोल प्ले किया है, उनका पूरा श्रीवास्तव ग्रुप दोबारा रीएक्टिव हुआ है। 380 ग्रुप्स के अंदर वो आए हैं और उन्होंने फेक अकाउंट्स के जरिए से इस प्रॉप को पाकिस्तान में हवा दी है और हमारे कुछ नादान जो हैं वो दोस्त उसका हिस्सा बने हैं। यहां तक कि कुछ जाली फौजी जो हैं वो भी कह रहे हैं कि, और मेजर आर्या ने यह कहा कि पाकिस्तानी फौजी अपनी पोस्टें छोड़कर तो निकल के वापस अपने घरों को जा रहे हैं कि हम इस फौज में नहीं रह सकते, हम जा रहे हैं जी वो तहरीक लबैक वालों के साथ। ये क्या चल रहा है सर? इंडिया इस मौके से फायदा उठा रहा है और हमारा सोशल मीडिया उसको जो है वो प्रमोट कर रहा है। यानी आज तक हमें यह समझ नहीं आई कि क्या प्रोपेगेंडा और क्या रियलिटी है। इमरान, ये सब ट्रेजेडी है। अनफॉर्चुनेटली ये अनएडिटेड मीडिया है, सोशल मीडिया, और हर मुल्क के अंदर मुखालिफ ग्रुप भी होते हैं, मुखालिफ जमातें भी होती हैं, मिच्योर इमैच्योर तबका, तालीम याफ्ता गैर तालीम याफ्ता, हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। लेकिन बात देखने वाली ये है कि जब आपके घर में कमजोरी होगी तो अजीत डोवाल जैसे शख्स से, नरेंद्र मोदी जैसे शख्स से खैर सगाली की तवक्को रखना, उनसे उम्मीदें वाबस्ता करने वालों को ये पैगाम है कि आप किन पे तकिया कर रहे हो। उन पर तकिया करने से पहले सोचें कि हिंदुस्तान और अजीत डोवाल कभी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। आपका दुश्मन आज बगलें बजा रहा है, गलतियां हमारी अपनी हैं। ऐसा नहीं है कि सारी गलतियां जो हैं वो हम किसी और के खाते में डाल दें, गलतियां हमारी अपनी हैं, लेकिन दुश्मन बगलें बजा रहा है। कि कल सारा दिन आपका पूरा मीडिया गायब रहा, किसके कहने पे गायब रहा? ब्लैकआउट क्यों हो गए? हम तो कहते हैं मीडिया को पहले आजाद किया जाए, मीडिया आजाद हो जाए तो हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा तो नहीं आ सकेगा ना इस मुल्क में। अगर मीडिया को हम बंद करेंगे, उसके गले को दबा देंगे, तो फिर लोग सोशल मीडिया में हिंदुस्तान की अजीत देवल को भी फॉलो करेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। तो ये मौका हम देते हैं, हमें नहीं देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, भाईजान मैंने आपके भी बहुत सारे ट्वीट्स देखे हैं, अच्छे भी और अजीब भी। अगर बात सारी ये है कि ये मुल्क सबसे अव्वल और आखिर जो चीज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत है, उसके बाद मुल्क भी आता है, इदारे भी आते हैं, ट्वीट भी आते हैं। और जो लोग आज कातिलाना हमले कर रहे थे, मस्जिद रहमतुल आलमीन पे गोलियां बरसा रहे, जहां हमने तशद्दुद के वाकया देखे, हमने एक रद्द-ए-अमल और रिएक्शन देखा, एक मुतालबा देखा कि फ्रांस के साथ ताल्लुकात को मुनक़ता किया जाए, उसके एम्बेसडर को यहाँ से निकाल दिया जाए। दूसरी इसकी वो डायमेंशन है जहां हमने देखा कि हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने बहुत प्रोएक्टिव तरीके से एक साइबर वॉर का आगाज किया और दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर कंट्री है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है, एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश कर रहा है। इसकी तीसरी एक्सटर्नल डायमेंशन भी है कि फ्रांस के साथ मुस्लिम ममालिक जो हैं उनका तमाम कारोबार जारी है। तकरीबन 60 के करीब मुस्लिम ममालिक, 50 से ज़्यादा दुनिया में पाए जाते हैं। पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम मुल्क है जहां इतना शदीद रद्द-ए-अमल भी हो रहा है और जहां हुकूमत इस इशू को दुनिया के सामने भी रखने की कोशिश कर रही है।
बाकी तमाम मुस्लिम दुनिया में कहीं पर भी कोई हुकूमत इतना प्रोएक्टिव तरीके से इस पे रिएक्ट जो है वो नहीं कर रही है। पाकिस्तान से, मुसलमान दुनिया से बाहर ये प्रोग्राम हमारा सुन रहा हो, हम सब की बातें सुनेगा, वो कहेगा अच्छा यार ये सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन ये सारे के सारे डिफेंसिव हैं। ये सारे के सारे कह रहे हैं कि असली कसूर जो है ना वो वेस्ट का है, हम बिल्कुल ठीक है। अगर वो फ्रांस में कार्टून ना छपता तो सब भला चंगा होता। और फिर वो जो बाहर दुनिया में बंदा बैठा है वो कहता है यार भला चंगा तो उधर नहीं है, इनके पास तो बड़े मसाइल हैं अपने, ये तो फ्रांस में कार्टून ना भी हो तो एक दूसरे की गर्दन पे होते हैं, ये तो दीन के नाम पे वैसे ही हर चौथे पांचवें हफ्ते कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं एक दूसरे को मारने का। सो कहने का मकसद ये है वी हैव टू कन्फ्रंट दिस रियलिटी कि अगर हमने अपनी बात में वजन पैदा करना है तो फिर कॉल और फेल में जो तजाद है वो भी दिखाना होगा ना। हमारी अगर कोई बात नहीं सुन रहा तो शायद इसलिए नहीं सुन रहा कि वो बेवकूफ है। उनका तर्ज सियासत को भी हमें देखना होगा कि वो किस तरीके से पोलराइज करके सोसाइटी को अपना वोट बैंक बढ़ाती हैं, और ओवरऑल तर्ज सियासत हमारे मुल्क में इनटॉलरेंस ब्रीड कर रहा है। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद साहब का एक कार्टून बनाया गया था। इसको पूरे मुस्लिम दुनिया में अपमान समझा गया, लेकिन मुस्लिम दुनिया के अन्य देश इस संबंध में कोई उग्र बयान या प्रदर्शन नहीं किए। लेकिन पाकिस्तान में बहुत ही लंबे समय तक इस संबंध में एक आंदोलन चला कि फ्रांस के सामानों का बहिष्कार किया जाए और फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से वापस भेज दिया जाए। पाकिस्तानी सरकार ने ऐसी मांग करने वाली धार्मिक कट्टरपंथी पार्टी तहरीक लबैक पाकिस्तान से एक समझौता कर लिया कि संसद के मंजूरी मिलने के बाद फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरह इस समझौते के अनुसार पाकिस्तान ने मामले को ठंडा तो उस समय कर दिया, लेकिन उस समझौते में यह शर्त थी कि 20/4 यानी आज तक जो भी करना हो पाकिस्तानी सरकार को, यानी संसद में प्रस्ताव को पेश करना और फ्रांस के राजदूत को वापस भेजना, यह सब 20/4 तक पूरा कर लिया जाएगा। पाकिस्तानी सरकार 20/4 आने के पहले ही यानी 12/4 को ही उस तहरीक लबैक पाकिस्तान के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है, और उसके गिरफ्तारी के बाद जो पाकिस्तान में हिंसा का तांडव चल रहा है वो आज तक जारी है। अब यह सवाल उठता है कि पाकिस्तानी सरकार ने अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान से यह समझौता कर लिया था या शर्त मान लिया था कि इस प्रस्ताव को, राजदूत को निकालने वाले प्रस्ताव को संसद में पेश किया जाएगा, तो फिर पाकिस्तानी सरकार ने इस मामले को संसद में पेश क्यों नहीं किया? इसके पीछे जो कारण राजनीतिक पंडित बताते हैं उसका कारण यह है कि पाकिस्तानी सरकार को यह मालूम था कि जो ही यह प्रस्ताव संसद में पेश किया जाएगा तुरंत पास हो जाएगा, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी इन धार्मिक कट्टरपंथियों के विरोध का मुकाबला नहीं कर सकती, उनका विरोध नहीं ले सकती, क्योंकि ये लोग उनका वोट भी लेते हैं। पाकिस्तानी सरकार यह नहीं चाहती थी कि फ्रांस के साथ मामला बिगड़े। फ्रांस के राजदूत को अगर पाकिस्तान बाहर निकालता है तो पाकिस्तान के सारे नागरिकों को तुरंत फ्रांस भी बाहर निकाल देगा। फ्रांस अपना व्यापार भी पाकिस्तान से बंद कर देगा, और फ्रांस के देखा देखी अन्य यूरोपियन यूनियन के 26 देश भी पाकिस्तान के साथ ऐसा ही व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के सभी देश आपस में इस प्रकार का एक समझौता कर रखे हैं कि अगर एक देश के खिलाफ कोई दूसरा देश कार्रवाई करता है तो यह सारे यूरोपियन यूनियन के खिलाफ कार्रवाई मानी जाएगी, और एक साथ सारे यूरोपियन यूनियन के देश उस देश का विरोध करेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को बेरोजगारी तो बढ़ती ही, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो फ्रांस में रोजगार पाए हुए हैं, यूरोपियन यूनियन के देशों में रोजगार पाए हुए हैं, वहां से वे निकल जाते। दूसरा, जो वे कमाकर पाकिस्तान में भेजते हैं वह कमाई भी पाकिस्तान में आना बंद हो जाती। और तीसरा, जो व्यापार बंद हो जाता तो उससे पाकिस्तान का पूरा कपड़ा उद्योग ही चौपट हो जाता। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि पाकिस्तान में एकमात्र कपड़ा उद्योग ही ऐसा है जो निर्यात करता है और बाहर के देशों में निर्यात करके पाकिस्तान के लिए पैसा कमाता है, और उन सबों का बड़ा मार्केट यूरोप है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान इस प्रकार इतनी बड़ी आर्थिक बदहाली नहीं बर्दाश्त कर सकता था, इतना आर्थिक नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता था। यही कारण था कि आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि कपड़ा उद्योग को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान ने भारत से तनाव के बावजूद भी कपास खरीदने का फैसला किया था, पर कट्टरपंथियों पार्टियों द्वारा इस प्रकार का विरोध उस समय किया गया और वह प्रस्ताव आज तक खटाई में पड़ा हुआ है। और अब यही वही कट्टरपंथी पार्टी है जो आज फ्रांस के राजदूत को वापस निकालना चाहते हैं। दूसरा जो बड़ा कारण है जिसके चलते पाकिस्तान फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालने से डर रहा है वह यह है कि FATF का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। FATF के गिलगित में पाकिस्तान 2018 से ही बना हुआ है। फ्रांस
एफएटीएफ में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में होने के कारण पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था बहुत नुकसान उठा रही है। फ्रांस के राजदूत को अगर पाकिस्तान बाहर निकालता है तो एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में से बाहर निकलने की जो भी थोड़ी बहुत आस पाकिस्तान को है उस पर भी पानी फिर जाएगा। आप लोगों को यह बताते चलें कि जो पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को निकालने का आंदोलन चल रहा है वह फ्रांस और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, जिससे भारत का कोई लेना देना नहीं। लेकिन पाकिस्तान फ्रांस के खिलाफ बोलने से डर रहा है, लेकिन भारत के खिलाफ तो वह खुलकर बोल सकता है और इसको पाकिस्तान के लोग समझ भी जाएंगे और मान भी लेंगे कि यही बात सही हो। इसीलिए इन सब मामलों में फ्रांस और पाकिस्तान के मामलों में पाकिस्तान ने भारत का हाथ ढूंढ लिया है। अजीत डोभाल का नाम लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और डोभाल को लगता है कुछ और काम नहीं है, केवल ट्वीट करना काम है। आप लोग समझ ही गए होंगे यह पाकिस्तान की पुरानी आदत है और अपनी गलतियों को नहीं स्वीकार करके दूसरे पर आरोप मढ़ता है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।